बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपना लेक्चर नंबर 13 स्टार्ट करेंगे जो कि यूनिट नंबर 2 से ही है। यूनिट नंबर 2 जो कि है स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। इस लेक्चर के एंड में स्टूडेंट्स डिफाइन कर पाएंगे आइसोटॉप को, आइसोटॉपिक फॉर्म्स में कंपैरिजन कर पाएंगे स्टूडेंट्स, और आइसोटॉपिक स्ट्रक्चर्स बना पाएंगे एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मासेस की मदद से। तो हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ जो कि है आइसोटॉप। आइसोटॉप का वर्ड जो है वो दो वर्ड से बना हुआ है, आइसो और दूसरा हिस्सा है उसका टॉप्स। टॉप्स टॉपोज वर्ड से निकला हुआ है। तो आइसो का मतलब होता है सेम, ठीक है, एक जैसा, और टोपोज का मतलब है जगह, प्लेस। तो अगर बाय डेफिनेशन हम आइसोटॉप्स को देखें तो हम आइसोटॉप्स को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि द आइसोटॉप्स आर द एटॉमिक फॉर्म्स ऑफ सेम एलिमेंट which are going to have same atomic numbers but different mass numbers। एक ही एलिमेंट के ऐसे एटॉमिक फॉर्म्स जिसके एटॉमिक नंबर्स सेम हो लेकिन मास नंबर वेरी करते हो एक दूसरे से, ऐसे एटॉमिक फॉर्म्स कहलाते हैं आइसोटॉप्स किसी भी एलिमेंट के। ठीक है, जैसे कोई एक ही एलिमेंट हम लेंगे जैसे हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन के एटॉमिक फॉर्म्स अलग अलग ऐसी होंगी कि उन एटॉमिक फॉर्म्स में डिफरेंस क्या होगा कि मास नंबर्स जो है वो डिफरेंट होंगे लेकिन एटॉमिक नंबर्स जो है वो सेम होंगे। तो कोई भी ऐसी एटॉमिक फॉर्म जिसमें एटॉमिक नंबर्स तो सेम हो लेकिन मास नंबर डिफरेंट हो वो कहलाते हैं आइसोटॉप्स। हम एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। एग्जाम्पल हम लेते हैं हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन पहला एलिमेंट है, सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का। ठीक है, आपको पता है कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, यानी एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो हम जब भी हाइड्रोजन की बात करते हैं हम हमेशा से ये कहते आए हैं कि उसका एटॉमिक नंबर 1 है, उसका एटॉमिक मास भी 1 है। ठीक, वो हम सिर्फ एक फॉर्म की बात करते हैं। जब आइसोटॉप्स की नॉलेज आई, जब आइसोटॉप्स आइडेंटिफाई हुए, तब हमें ये पता चला, साइंटिस्ट ने फाइंड आउट किया कि कुछ जो एलिमेंट्स हैं उनके एक नहीं बल्कि कई एटॉमिक फॉर्म्स होती हैं। यानी हाइड्रोजन के बारे में अगर हम कहें तो हाइड्रोजन की सिर्फ वो ही फॉर्म नहीं एग्जिस्ट करती जिसके बारे में हम जानते हैं कि उसका एटॉमिक नंबर 1 है और उसका मास नंबर भी 1 है। उसके अलावा भी 2 और फॉर्म्स एग्जिस्ट करती हैं जिनके एटॉमिक नंबर्स सेम होंगे लेकिन एटॉमिक मासेस में डिफरेंस होगा, वो वेरी करेंगे। तो वही चीज़ हम यहाँ देख लेते हैं। ये जो हमारे पास डायग्राम है, यहाँ पे आप देखोगे तो ये जो ऑर्डिनरी हाइड्रोजन एलिमेंट की एटम की हम बात करते हैं हमेशा, ये हमारे पास उस हाइड्रोजन एटम का स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर में हमें क्या नज़र आ रहा है कि हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन है, यानी इसका एटॉमिक नंबर हुआ 1। ठीक है, एटॉमिक नंबर जिसको हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसका एटॉमिक नंबर हुआ 1। क्यों? क्योंकि सिर्फ एक प्रोटॉन है। न्यूट्रॉन का नंबर जो है यहाँ पे 0 है। ठीक है, यानी जो न्यूट्रॉन है वो यहाँ पे 0 है, इसलिए हमने लिखा भी नहीं। और एक जो है ये इलेक्ट्रॉन, ये न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, यानी इस हाइड्रोजन एटम में 2 चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। एक प्रोटॉन जो कि न्यूक्लियस के अंदर है, एक इलेक्ट्रॉन जो कि न्यूक्लियस के बाहर है। तो इसका मतलब इसका एटॉमिक नंबर भी 1 है और इसका मास नंबर भी 1 है। ठीक है, ये वो फॉर्म है जो कि
हम हमेशा डिस्कस कर रहे होते हैं। अब हम आ जाते हैं दूसरी फॉर्म पे। उससे पहले ये बताती चलूँ कि ये जो ऑर्डिनरी फॉर्म है हाइड्रोजन की एटॉमिक फॉर्म, उसको हाइड्रोजन भी कहते हैं, इसके अलावा प्रोटियम भी कहते हैं। यानी हाइड्रोजन की इस आइसोटॉपिक फॉर्म का एक नाम प्रोटियम भी है। फिर हम आ जाते हैं इस मिडल वाली स्ट्रक्चर पे। मिडल वाले स्ट्रक्चर में क्या है, एक प्रोटॉन है, ठीक है, वहां पे हमारे पास न्यूट्रॉन नहीं था, यहाँ पे एक न्यूट्रॉन भी आ गया। तो एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन जब ऐड होंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2 आएगा। इसका मतलब इस एटॉमिक फॉर्म का एटॉमिक मास नंबर जो है, इसमें प्रोटॉन कितने हैं, एक प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन कितने हैं, एक। इसका मतलब जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास एक नंबर आएगा 2, जो कि है इस एटॉमिक फॉर्म का एटॉमिक मास नंबर। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अब भी एक है, वजह क्योंकि प्रोटॉन एक है। और आपको पता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमेशा इक्वल होते हैं। यहाँ पे ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि आइसोटॉपिक फॉर्म्स की जब हम बात करते हैं तो उसका जो मास में चेंज आता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन से कभी भी नहीं आता, ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमेशा सेम होते हैं, तो उसमें कोई इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होता। जो इंक्रीज या डिक्रीज होता है वो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स में होता है। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के चेंज होने की वजह से उसके एटॉमिक मास में चेंज आएगा, लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमेशा सेम रहेंगे। तो ऐसे हमारे पास यहाँ पे एटॉमिक मास आ गया 2। इस आइसोटॉपिक फॉर्म को हम ड्यूट्रियम कहते हैं। एटॉमिक नंबर जो है वो हमारा फिर भी 1 रहेगा। हमने डेफिनेशन में यही कहा था ना कि एटॉमिक नंबर चेंज नहीं होगा। एटॉमिक नंबर यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तीसरी फॉर्म में भी 1 है। वजह क्या है कि तीनों फॉर्म्स में प्रोटॉन का नंबर 1 है। चेंज कहाँ आ रहा है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स में। यहाँ पे 0 थे, यहाँ पे 1 हो गया, और यहाँ पे ये रेड आपको नजर आ रहा है 2 हो गए। तो जब भी एटॉमिक मास चेंज होगा वो न्यूट्रॉन्स के नंबर के इंक्रीज या डिक्रीज होने की वजह से चेंज होगा। तो तीसरी आइसोटॉपिक फॉर्म अगर हम देखें, एक प्रोटॉन है, 2 न्यूट्रॉन है, एक प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, 3 हो गया। इसका मतलब एटॉमिक मास नंबर इस फॉर्म में हाइड्रोजन का होता है 3। एटॉमिक नंबर क्या होता है, 1। तो आइसोटॉप्स हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉपिक फॉर्म्स है, हाइड्रोजन स्लैश प्रोटियम जिसमें न्यूट्रॉन 0 होते हैं, एटॉमिक नंबर भी 1 है, एटॉमिक मास भी 1 है। दूसरा है ड्यूट्रियम जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 1 होता है, तो एटॉमिक नंबर 1 है और एटॉमिक मास 2 हो गया, इसको ड्यूट्रियम भी कहते हैं। तीसरा है ट्राइटियम जिसके एटॉमिक मास होता है 3, यानी 2 न्यूट्रॉन्स 1 प्रोटॉन प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस में, और 1 इलेक्ट्रॉन उसके इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहा होता है। तो एटॉमिक नंबर अगेन 1 रहा, लेकिन एटॉमिक मास 0 से होते हुए 1 से होते हुए अब चेंज हो गए, यहाँ पे 3 हो गया है। लेकिन एटॉमिक मास 1 से होते हुए 2 से होते हुए अब यहाँ पे 3 हो गया है। तो ये 3 एटॉमिक फॉर्म्स एग्जिस्ट करती है हाइड्रोजन की, जो कि कहलाती है आइसोटॉपिक फॉर्म्स। अब इनकी एबंडेंस देख लेते हैं। कौन सी आइसोटॉपिक फॉर्म कितने % एग्जिस्ट करती है नेचर में। तो आप अगर देखो हाइड्रोजन या जो प्रोटियम है पहली वाली जिसका एटॉमिक मास 1 है, वो एग्जिस्ट करती है 99.9844%, यानी ऑलमोस्ट सारी की सारी जो परसेंटेज है वो इस आइसोटॉपिक फॉर्म की होती है। इसीलिए यूजेज भी इसका सबसे ज़्यादा होता है। ड्यूट्रियम जो है वो 0.0156% होती है, या कहीं कहीं आपको लिखा हुआ मिलेगा 0.02। ये आप दोनों इसलिए मेंशन कर सकते हैं क्योंकि अगेन यहाँ पे मैं आपको बताती आई हूँ कि राउंड ऑफ का फिनोमिना यहाँ पे अप्लाई होगा कि अगर 5 या 5 से अबव कोई नंबर होता है तो उसका पिछला नंबर जो है वो इंक्रीज होके
एक नंबर उसमें ऐड हो जाता है, तो यहाँ पे 0.02 इसलिए यहाँ पे आ गया है। जो तीसरी आइसोटॉपिक फॉर्म है हाइड्रोजन की, उसकी परसेंटेज एक तरह से इंतहाई कम है। यानी अगर आप कहो कि 1% का 1 बिलियंथ हिस्सा, फिर उसका भी 1 बिलियंथ हिस्सा, इतनी सिर्फ उसकी अमाउंट होती है। जब हम ट्रेसेस की भी बात कर रहे होते तो वो 0.01 0.02 टाइप के परसेंटेजेस होते, तब भी हम कहते कि ये ट्रेसेस अमाउंट में है, यानी बहुत कम है, लेकिन ये ऑलमोस्ट 0 के करीब परसेंटेज में है। ठीक है, तो इसकी ना होने के बराबर क्वांटिटी होती है। फिर हम अगली एग्जांपल देख लेते हैं कार्बन के आइसोटॉप्स की। कार्बन के 3 आइसोटॉपिक फॉर्म्स होते हैं। कार्बन 12 सबसे लाइटेस्ट फॉर्म है आइसोटॉपिक, सबसे लाइटेस्ट इन टर्म्स ऑफ मास नंबर। कार्बन 12 हम कहते हैं। जो दूसरे आइसोटॉपिक फॉर्म्स है वो है कार्बन 13 और कार्बन 14। इसका मतलब उनके एटॉमिक मासेस इससे ज़्यादा है, तो कार्बन 12 जो है वो हमारे पास सबसे लाइटेस्ट आइसोटॉपिक फॉर्म है। और आपको पता है कि कार्बन 12 के बहुत सारे यूजेजेस हैं, और आपको पता है कि कार्बन 12 के बहुत से यूजेस हैं। हम रिलेटिव एटॉमिक मास फाइंड आउट करते हैं तो कार्बन को स्टैंडर्ड लेते हैं, कार्बन 12 को। हम मोल की बात करते हैं तो तब भी हम उसमें कार्बन 12 के मास की बात करते हैं। तो इसकी एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है केमिस्ट्री में। अब देख लेते हैं कि यहाँ पे ये 3 फॉर्म्स कैसे बनी। पहले बात करते हैं हम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की, एटॉमिक नंबर की। तो एटॉमिक नंबर कार्बन का होता है 6। एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो आप देखो कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14, तीनों में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कांस्टेंट है, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स चेंज नहीं हो रहे। ठीक है, कार्बन 12 में भी नंबर ऑफ प्रोटॉन 6 है, कार्बन 13 में भी 6 प्रोटॉन है, कार्बन 14 में भी 6 प्रोटॉन है, जो कि इस डायग्राम में आपको ऑरेंज कलर से डिनोट होते हुए नजर आएंगे। तो आप अगर ऑरेंज कलर को काउंट करोगे तो आपको इस पहले स्ट्रक्चर में भी ये 6 मिलेंगे, दूसरे में भी 6 मिलेंगे और तीसरे में भी 6 मिलेंगे। इसका मतलब एटॉमिक नंबर सेम है। बाय डेफिनेशन हम इसका पहला जो हिस्सा है वो वहां तक पहुंच चुके हैं कि किसी भी एटॉमिक फॉर्म का एटॉमिक नंबर सेम होगा। ठीक है, अब दूसरे पोर्शन पे आते हैं। दूसरे पोर्शन पे हम क्या कहते थे कि एटॉमिक फॉर्म का मास नंबर डिफरेंट होगा। तो अगर इसके प्रोटॉन्स की तादाद सेम है तो मास नंबर में डिफरेंस कैसे आएगा? मास नंबर में डिफरेंस आएगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की वजह से। कार्बन 12 में न्यूट्रॉन्स की तादाद होती है 6, तो 6 को 6 से जमा करेंगे हमारे पास नंबर आ जाएगा 12। इसका मतलब एटॉमिक मास इसका हो गया 12। ठीक है, कार्बन 13 में न्यूट्रॉन्स की नंबर इंक्रीज होके 7 हो जाती है। आप अगर ये ब्लू कलर काउंट भी करोगे तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 7 और 6 को जमा करेंगे 13 आ जाएगा। 13 क्या है? एटॉमिक मास है। अगले में ये नंबर इंक्रीज होके 8 तक चला जाएगा। एटॉमिक मास कितना हो गया? 14 हो गया। यानी आइसोटॉपिक फॉर्म्स कार्बन की 3 होती है, कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14। और ये 12, 13, 14 जो है ये क्या है? इनके मासेस है, जबकि एटॉमिक नंबर तीनों का ही 6 ही रहेगा। ठीक है जी। फिर हम इसकी भी एविडेंस देख लेते हैं कि नेचर में कौन सा कार्बन जो है कितना ज़्यादा या कितना कम एग्जिस्ट करता है। कार्बन 12 की परसेंटेज 98.89 सबसे ज़्यादा। ठीक है, कार्बन 13 की परसेंटेज 1.11 और कार्बन 14 की परसेंटेज आप देखो 0.000001। ठीक है, तो जो कार्बन 14 की परसेंटेज है वो 0.00000001 से लेके 0 के करीब चली जाती है, क्योंकि जितने जीरोस आपको यहाँ पे इस परसेंटेज में मिल भी रहे हैं उससे आपको यही लग रहा होगा कि ये जो है 0 के करीब है बिल्कुल, यानी 0 से थोड़ा सा ही ऊपर है। तो ये परसेंटेज जो है बिल्कुल ना होने के बराबर है। फिर हम अगली एग्जांपल देख लेते हैं, क्लोरीन की एग्जांपल। ठीक है, अब क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। ठीक है,
क्लोरीन का मास नंबर जो हम बात करते होते हैं वो होता है 35.5 समथिंग। ठीक है, अगर आप उसको एक वैल्यू में डेसिमल पॉइंट में ना लो तो हम 35 काउंट करते हैं, अगर डेसिमल पॉइंट्स हम उसमें ऐड कर दे तो 1-2 पॉइंट्स और भी हैं। अब क्लोरीन की 2 फॉर्म्स होती हैं। ठीक है, क्लोरीन की 2 आइसोटॉपिक फॉर्म्स होती हैं। एक होती है क्लोरीन 35 और एक होती है क्लोरीन 37। अब आप यहाँ पे देखो तो क्लोरीन 35 जो है कि 35 इसका एटॉमिक मास है, 17 इसका एटॉमिक नंबर है। इसका मतलब इसमें 17 ही प्रोटॉन्स है, 17 ही इलेक्ट्रॉन्स है। और न्यूट्रॉन्स की तादाद कितनी है? 18। तो 18 और 17 को जब हम ऐड करते हैं हमारे पास आ जाता है 35। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास क्लोरीन 35। यहाँ पे साथ साथ आप ये भी देखते चलो कि इलेक्ट्रॉन्स कैसे रिवॉल्व कर रहे हैं। पहला सब शेल S, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं? 2। दूसरा सब शेल P में कितने इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यहाँ पे ये क्या है? ये शेल की बात हो रही है। शेल यहाँ पे कौन सा है? M। और M शेल में आपको पता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? 8 होते हैं। उसके बाद अगला शेल आ जाता है N। अच्छा, साथ ही साथ हम ये भी देखते चले कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कैसे रिवॉल्व कर रहे हैं न्यूक्लियस के अराउंड। तो हम देखते हैं कि पहला शेल होता है K शेल में हमारे पास कैपेसिटी होती है 2 इलेक्ट्रॉन्स की। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स K शेल में रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा शेल हमारे पास होता है L। पहला है K, दूसरा है L। L में हमारे पास कैपेसिटी होती है 8 इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक है, तो दूसरे शेल में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तीसरे शेल में हमारे पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये टोटल कितने हो गए? 17 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तीसरा शेल कौन सा होगा? N शेल होगा, जिसमें हमारे पास 18 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। लेकिन क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर जो है या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो 17 है, तो यहाँ तक हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूरी हो जाती है। ये तो होगी इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट की बात। दूसरा जो आप एटॉमिक फॉर्म अगर देखोगे तो यहाँ पे आप देखो ये जो रेड ब्लॉक है इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, वहाँ भी 17 है, यहाँ भी 17 है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ भी 17 है, यहाँ भी 17 है। तो इसका मतलब आइसोटॉप्स के बनने का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ प्रोटॉन से कोई ताल्लुक ही नहीं है। ताल्लुक कहाँ है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन से। यहाँ पे हमारे पास 18 थे, यहाँ पे हमारे पास 20 हो गए। तो क्लोरीन की 2 आइसोटॉपिक फॉर्म्स होती है, एक होती है 35 और एक होती है 37। 35 में हमारे पास 18 न्यूट्रॉन्स होते हैं और 37 में हमारे पास होते हैं 20 न्यूट्रॉन्स। अगर हम इसकी अबंडेंस देखेंगे तो अगेन जो पहली बेसिक आइसोटॉपिक फॉर्म होती है उसकी अबंडेंस हमेशा ज़्यादा होती है। जो तो क्लोरीन 35 जो है उसकी अबंडेंस हमारे पास 75% है, जबकि क्लोरीन 37 की परसेंटेज हमारे पास है 25। यानी अगर आप 100 क्लोरीन देखो तो इसका मतलब 100 क्लोरीन में से 75 क्लोरीन जो है वो क्लोरीन 35 के एटम्स होंगे और सिर्फ 25 क्लोरीन जो है वो क्लोरीन 37 वाले फॉर्म्स होंगे। ठीक है जी, फिर हम आ जाते हैं अगली एग्जांपल पे। ये जो अब तक हम एग्जांपल्स ले रहे थे ये कुछ ऑर्डिनरी एटॉमिक फॉर्म्स की बात हो रही थी। यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? यूरेनियम की। यूरेनियम आपको पता है रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। ठीक है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। तो यूरेनियम की जब हम बात करते हैं तो यूरेनियम के भी 3 आइसोटॉप्स है। एक्चुअली यूरेनियम के 3 आइसोटॉप्स नहीं है बल्कि यूरेनियम के 5 आइसोटॉप्स है, ये चीज़ याद रखिएगा। लेकिन जो 2 आइसोटॉप्स है यूरेनियम के उनकी क्वांटिटी इतनी ज़्यादा कम है कि उनको हम ट्रेसेस से कम भी नहीं ले सकते। ठीक है, हम ट्रेसेस में भी नहीं ले सकते। तो इसका मतलब उनको यूजुअली ऐड नहीं किया जाता, काउंट नहीं किया जाता। एग्जिस्ट करते हैं बट ऑलमोस्ट ना होने के बराबर। तो इसलिए 3 फॉर्म्स हम देखते होते हैं, एक यूरेनियम 234, यूरेनियम 235 और यूरेनियम 238। यहाँ पे भी आप देखो यूरेनियम का एटॉमिक नंबर जो है
वो होता है 92, ठीक है। 92 प्रोटॉन्स होते हैं यूरेनियम में। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे? 92 होंगे। इसका मतलब इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो फिर डिफरेंस कहाँ आएगा? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स में। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अगर आप देखो तो कार्बन यूरेनियम 238 में होते हैं 146, जबकि यूरेनियम 235 में होते हैं 143 और यूरेनियम 234 में होंगे 142, ठीक है। यानी न्यूट्रॉन्स का नंबर चेंज होने के साथ साथ एटॉमिक मास नंबर चेंज होता है और वही जो है एटॉमिक फॉर्म्स चेंज कर देते हैं किसी भी एलिमेंट के, जो कि कहलाती है फिर आइसोटॉपिक फॉर्म्स। तो यूरेनियम की भी अगर हम अबंडेंस देखें तो सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज है वो है 238 की, यूरेनियम 238 की, जो कि नेचुरल अबंडेंस है इसकी 99.2739 से लेके 99.2752 तक। यूरेनियम 235 की परसेंटेज है 0.7 से 0.7 तक और यूरेनियम 234 की परसेंटेज है 0.0050 से लेके 0.0059 तक, यानी इतनी ज़्यादा कम है। तो आपने एक चीज़ नोट की होगी कि जो ऑर्डिनरी नेचुरल फॉर्म होता है किसी भी एलिमेंट का, उसकी अबंडेंस सबसे ज़्यादा होती है और यूज़ करने में भी वो सबसे ज़्यादा एप्लीकेबल होते हैं। यहाँ पे ये टेबल शो कर रहा है बहुत सारे दूसरे एलिमेंट्स जिनके आइसोटॉपिक फॉर्म्स हैं। उसमें हाइड्रोजन है, हम डिस्कस कर चुके हैं। हीलियम की भी 2 फॉर्म्स हैं। कार्बन के हमने डिस्कस किए कि 3 फॉर्म्स हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये जो मैंने बात की यूरेनियम की कि यूरेनियम के 5 आइसोटॉपिक फॉर्म्स होते हैं, लेकिन वहाँ पे हमने बात की सिर्फ 3 की। तो इसका मतलब वो आइसोटॉपिक फॉर्म जिसकी परसेंटेज इंतहाई कम होती है, नॉन नोटिसेबल होती है, तो उसके बारे में हम कम ही बात करते हैं। इसलिए यहाँ पे भी आप अगर देखो तो कार्बन का सिर्फ 12 और 13 आइसोटॉप मेंशन है, 14 इसमें मेंशन नहीं है, क्योंकि जब आप पिछले स्लाइड्स पे देखोगे तो उसकी परसेंटेज सबसे ज़्यादा कम होगी। इसी तरह ऑक्सीजन, सल्फर और क्लोरीन के भी परसेंटेजेस गिवन है और इनके आइसोटॉपिक फॉर्म्स गिवन है। यानी पहला जो कॉलम है उसमें उनके नाम आ जाते हैं, फिर उनके सिंबल अलॉन्ग विद देयर एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मासेस, नेचुरल परसेंटेज कितनी अबंडेंस है कौन से वाले आइसोटॉपिक फॉर्म की, मास नंबर्स उनके मेंशन है कि मास नंबर किस हिसाब से चेंज हो रहे हैं न्यूट्रॉन्स के नंबर के चेंज होने की वजह से, फिर एवरेज एटॉमिक मास, ये चीज़ जो है ये आप ज़रा देख लें। एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकालेंगे? लेट्स सपोज हम बात करते हैं ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन की ये जो तीनों एटॉमिक मासेस हैं इसको हम ऐड करेंगे, ठीक है, और इसको हम 3 से डिवाइड कर देंगे, तो फिर जो हमारे पास आंसर आएगा वो हमारे पास वो एवरेज एटॉमिक मास होगा जो कि पीरियोडिक टेबल में शोन है। यहाँ पे एक चीज़ ये भी याद रखिएगा कि जो पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक मासेस गिवन है वो अकेले किसी एक फॉर्म के एटॉमिक मासेस नहीं होते, बल्कि उसके 2 या 3 या 5 जितने भी आइसोटॉपिक फॉर्म्स किसी पर्टिकुलर एलिमेंट के होते हैं उनका एवरेज लेके तब उस मास को पीरियोडिक टेबल में पुट किया गया है, ठीक है जी। फिर हम देख लेते हैं यूजेस ऑफ आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स के बहुत सारे यूजेस हैं, ठीक है। आइसोटॉप्स जो है वो बहुत सारे फील्ड्स में यूज़ होता है। आइसोटॉपिक लेबलिंग में यूज़ होता है। ये जो हम एटम्स की अभी तक बात कर रहे थे ये क्या थी? ये आइसोटॉपिक लेबलिंग थी, यानी जो एलिमेंट्स है उनके अलग अलग फॉर्म्स को अलग अलग से हम लेबल करते हैं, तो ये कहलाती है आइसोटॉपिक लेबलिंग। तो ये एलिमेंट्स के आइसोटॉपिक लेबलिंग में यूज़ होता है, जिसकी वजह से हमें जो डिफरेंट एटॉमिक मासेस होते हैं वो फाइंड आउट करने में मदद होती है, और वो जो डिफरेंट मासेस होते हैं उनमें हम डिफ्रेंशिएट या डिस्टिंग्विश कैसे कर पाते हैं? मास स्पेक्ट्रोमेट्री, उनमें हम कैसे डिस्टिंग्विश कर पाते हैं या डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं? मास स्पेक्ट्रोमेट्री और इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी के थ्रू, ठीक है। मास कंपैरिजन के लिए हमने पिछले लेक्चर्स में भी बात की थी कि जो टेक्निक यूज़ होती है वो होती है स्पेक्ट्रोमेट्री की। अच्छा जी, फिर हम देखते हैं कि केमिकल रिएक्शंस में एज मार्कर्स या ट्रेसर्स यूज़ होते हैं। अगेन इस टेक्निक को भी हम
आइसोटॉपिक लेबलिंग कह सकते हैं कि अगर रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स जो है वो किसी केमिकल रिएक्शन में यूज़ हुए हैं तो उनको डिटेक्ट किया जाता है रेडिएशंस के थ्रू जो कि वो इमिट करते हैं। आपको पता है ना, रेडियो एक्टिव जो एलिमेंट्स होते हैं वो रेडिएशंस इमिट करते हैं। तो जब भी वो किसी रिएक्शन में पार्ट लेंगे वो अपनी एग्जिस्टेंस शो करेंगे उन रेस के थ्रू, ठीक है, जिससे उनको इजीली आइडेंटिफाई किया जा सकता है। फिर कुछ आइसोटॉपिक फॉर्म्स या आइसोटॉप्स होते हैं जो कि नेचुरल प्रोसेसेस में यूज़ होते हैं। बात हो रही है फोटोसिंथेसिस की। फोटोसिंथेसिस में क्या यूज़ होता है? कार्बन 12। कार्बन 12 क्या है? कार्बन का सबसे लाइटेस्ट आइसोटॉपिक फॉर्म है। तो आइसोटॉपिक फॉर्म्स जो है वो नेचुरल प्रोसेसेस में भी यूज़ हो सकते हैं। फिर एक ऐसी टेक्निक है जो कि आइसोटॉपिक लेबलिंग के जैसे ही है, जिसको कहते हैं रेडियोमेट्रिक डेटिंग। उससे हम क्या करते हैं कि जो एलिमेंट्स बहुत ही पुराने हैं, जो कि बहुत अरसे से एग्जिस्टेंस में आए हुए हैं, उनकी हाफ लाइफ मालूम करते हैं। हाफ लाइफ के थ्रू उस एलिमेंट की एज मालूम करते हैं कि वो कितने अरसे से एग्जिस्ट कर रहा है। तो इसमें जो एग्जाम्पल्स होती है वो ज़्यादातर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की होती है। यहाँ पे जिस एग्जाम्पल की बात हो रही है वो रेडियो कार्बन की बात हो रही है। तो रेडियो कार्बन की एग्जिस्टेंस का अंदाज़ा हम उसकी हाफ लाइफ कैलकुलेट करके फाइंड आउट कर सकते हैं। कौन सी टेक्निक के थ्रू? रेडियो मेट्रिक डेटिंग के थ्रू। स्पेक्ट्रोस्कोपी की कुछ फॉर्म्स जो है वो एक यूनिक न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज़ रखने वाले स्पेसिफिक आइसोटॉप्स पे रिलाई करती हैं। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं जीनॉन की। जीनॉन जो है उसका नॉन ज़ीरो न्यूक्लियर स्पिन होता है। तो नॉन ज़ीरो न्यूक्लियर स्पिन जिसका हो, जिसमें न्यूक्लियस में कोई स्पिन ना हो इलेक्ट्रॉन्स का, जिसमें एटम्स में कोई स्पिन ना हो इलेक्ट्रॉन्स का, उसमें क्या होता है कि उनके लिए एनएमआर की टेक्निक यूज़ होती है, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस की स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज़ होती है। फिर हम देखते हैं कि आजकल जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, उनके जो आइसोटॉप्स हैं, उनका बहुत ज़्यादा यूजेज है ट्रीटमेंट्स में। जो कैंसर डिजीज़ है, बहुत ख़तरनाक डिजीज़, ठीक है, उसके लिए जो ट्रीटमेंट यूज़ की जाती है उसमें रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को लिया जाता है। यानी उनकी रेस के थ्रू जो है आपको ये जो पथरी वगैरह होती है या कोई भी जो कैंसरस सेल्स होते हैं उनको डिस्ट्रॉय किया जाता है, ठीक है। इसी तरह आइसोटॉप्स जो है वो इन्वेस्टिगेशन में यूज़ होते हैं। इन्वेस्टिगेशन किस टाइप की? लेट्स सपोज हम किडनी की बात करते हैं तो आपको पता है 2 किडनीज फंक्शनल होती है, 2 ही किडनीज होती है, दोनों फंक्शनल होती है। तो अगर किसी किडनी में की एफिशिएंसी में, अगर किसी किडनी की एफिशिएंसी में फ़र्क आ गया है तो उसको अगर आपने डिटरमाइन करना है कि वो हैवी वाटर की वजह से है या किस वजह से है, तब क्या करते हैं कि हैवी वाटर को पास किया जाता है पूरी बॉडी में और उसकी जो ट्रेवलिंग है वो मॉनिटर की जाती है। तो जो किडनी नॉर्मली फंक्शन कर रही होगी वो उस वाटर को ट्रेवल करने में मदद करेगी। लेकिन जिस किडनी में कोई मसला होगा जो कि प्रॉपरली फंक्शनल नहीं होगी, वो किडनी उस हैवी वाटर को पास नहीं कर पाएगी। तो इस तरह से जो रिलेटिव फंक्शनिंग है, कंपैरेटिव फंक्शनिंग है किडनीज की, वो भी फाइंड आउट की जा सकती है आइसोटॉप्स के थ्रू। आइसोटॉप्स जो है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में भी हेल्प करते हैं, ठीक है, वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर्स भी होते हैं क्योंकि उसमें रेडियो आइसोटॉप्स जो होते हैं उनमें इतनी कैपेसिटी होती है कि वो रेज इमिट करे, जिसकी वजह से एनर्जी प्रोड्यूस होती है और उस एनर्जी को हम कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है, हम कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अब पाकिस्तान में कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट ये टेक्निक यूज़ कर रहा है। निल्लौर जो कि रिसर्च साइट है इस्लामाबाद में, और चश्मा न्यूक्लियर एनर्जी सेंटर्स जो है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं इस मेथड के थ्रू। किस मेथड के थ्रू? कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो रेज प्रोड्यूस करते हैं, जो रेज इमिट करते हैं, उसकी इतनी ज़्यादा एनर्जी होती है कि उस एनर्जी को कन्वर्ट करके हम उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी
या इलेक्ट्रिकल सोर्स यूज़ कर सकते हैं। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।